एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले 10 एमसीक्यूज है हमारे पास, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि जो राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है, स्टेट के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर है गार्डनर। ठीक है, गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज अ ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन से जो है विद्वान परंपरावादी विद्वान हैं। ठीक है, तो आंसर है पॉल जेनेट भी है, सीले, ठीक है, इसके अलावा ब्लंशली भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्टेकल्स इज अ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ आइडियल सिटीजनशिप, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो एक आदर्श नागरिकता के मार्ग में, रास्ते में जो है वो एक बाधा है, रोक है। ठीक है, लेजीनेस यानी कि आलस, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ, पॉवर्टी गरीबी। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द प्रीएम्बल बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है, यानी जो प्रीएम्बल है, उसको कहां पर शामिल किया गया है? तो आंसर है एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि सरकार का कौन सा अंग जो है पॉलिसीज यानी कि नीतियों को बनाता है, ठीक है, फॉर्मुलेट करता है। तो आंसर है लेजिस्लेचर, यानी कि विधान पालिका। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ पॉपुलर गवर्नमेंट, तो किस सरकार को लोकप्रिय सरकार जो है वो कहा जाता है? आंसर है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आंसर है 6। ठीक है, 6। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेजेस वर्ड इज द वर्ड जस्टिस डिराइव, यानी कि न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर है लैटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, ठीक है, यानी कि कानून सर्वोच्च सत्ताधारी का हुक्म है। ठीक है, ये कथन जो है वो किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर है ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखो, अंटिल व्हाट एज कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन देयर पोस्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने उम्र तक अपने पोस्ट पर, अपने पद पर रह सकते हैं? तो आंसर है 65 इयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पार्ट बी है, आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 लाइन। तो 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर करना है आपने। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री, तो राजनीति शास्त्र का जो है इतिहास को क्या देन है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो, पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ डुअलिज्म, लॉज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट एक्सप्लेन्स व्हाई हिस्टोरिकल इवेंट अकर्ड, यानी कि जो राजनीतिक शास्त्र है वो इतिहास को आधार, नियम और राजनीतिक संरचनाएं जो है वो प्रदान करता है, जिससे जो है ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे क्या कारण रहा है उसे समझा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि किस सब्जेक्ट को राजनीतिक शास्त्र की लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी से आप क्या समझते हैं, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो इट रेफर्स टू द फ्रीडम एंड राइट्स गारंटीड टू सिटीजन बाय द स्टेट, such as freedom of speech and religion.
तो देखो ये उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को जो है मतलब कि शामिल करता है जो राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ लॉ। तो कानून का मीनिंग जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। तो जो कानून होते हैं ना वो उन नियमों का समूह होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसे कि जो सोवरन है, ठीक है, यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है, उनके द्वारा मानवीय व्यवहार को रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाया और लागू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट वन मेरिट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। मेरिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या फायदे हैं उसके, ठीक है, या क्या गुण है वो बताना है। तो एकात्मक सरकार के क्या गुण है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री, कि पूरे देश में एक शक्तिशाली और समान शासन व्यवस्था जो है वो रहेगी। ठीक है, इसके बाद बेटा फिलिप्स है हमारे पास। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कंडक्टेड इन अ डैश मैनर, यानी कि जो विधानमंडल का जो निचला सदन है, ठीक है, यानी जो लोकसभा है, उसका चुनाव किस रूप में किया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। अगला देखो अ सिटीजन इज अ रेजिडेंट, एक सिटीजन जो है वो रेजिडेंट है स्टेट का एंड मेंटेन्स डैश टुवर्ड द स्टेट, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंड मेंटेन्स लॉयल्टी टुवर्ड द स्टेट। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो लॉयल्टी होना चाहिए। तो देखो क्या कहा गया है कि नागरिक जो है वो राज्य का निवासी होता है और वो राज्य के प्रति जो निष्ठा है वो रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनाइटेड नेशन इज अ डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास कि मॉरल वैल्यूज हैव द अथॉरिटी ऑफ लॉज, यानी कि नैतिक मूल्यों के पास कानूनों का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो होते हैं उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, अगला देखो जो प्रेसिडेंट है एक्टिव मेंबर, द प्रेसिडेंट इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो मंत्री परिषद के जो है एक्टिव सदस्य होते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्टिव हेड होते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मेंबर बोला है तो ये गलत है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ऑल पर्सन लिविंग इन अ कंट्री कैन बी कॉल्ड सिटीजन, तो जो भी पर्सन एक कंट्री में रह रहा है उसे हम सिटीजन बोल सकते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, जो विदेशी आते हैं वो भी तो कंट्री में घूमने के लिए आते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में वो देश के अंदर ही रह रहे हैं, है ना। तो जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो सिटीजन तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अगला देखो फॉर व्हाट वेरियस पर्पसेस डू पीपल गो टू अदर कंट्रीज, तो लोग किस उद्देश्य से दूसरे कंट्री में जाते हैं, क्या क्या पर्पस होता है उनका वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो टूरिज्म हो सकता है, ठीक है, टू अर्न अ लाइवलीहुड हो सकता है, या कोई बिजनेस पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन एंड अ फॉरेनर, तो एक सिटीजन और फॉरेनर में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन फॉरेनर एंड सिटीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स दे पोजेस, तो उनके पास जो पॉलिटिकल राइट है उस आधार पर जो है इनमें डिफरेंशिएट जो है वो किया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर 3 हो गया। अगला है अ फॉरेनर हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट, तो जो एक विदेशी होता है उसको उस कंट्री का रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ऑफ रेजिडेंस ऑन अ डैश बेसिस, किस बेसिस पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखो इसका तो टेम्परेरी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आया ना, तो टेम्परेरी बेसिस पे करना पड़ता है इसे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टेम्परेरी।
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, फ्रॉम whom मस्ट परमिशन बी टेकन टू गो फॉर अ टूर इन अनदर कंट्री। तो किसी और कंट्री में टूर के लिए आप जा रहे हैं तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो आपको जो है गवर्नमेंट या एम्बेसी से, है ना, उस कंट्री की गवर्नमेंट या एम्बेसी से परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टू एंटर द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वन विशेस टू टूरिज्म प्रायर परमिशन मस्ट बी ऑब्टेन व्हिच इज कॉल्ड अ वीजा इन लीगल लैंग्वेज, ठीक है। तो वीजा जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो लिखोगे। तो यहाँ पर वैसे तो ये भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे तो जो दिया है वो लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसका लिख सकते हो द गवर्नमेंट, ठीक है, या एम्बेसी ऑफ द कंट्री, एम्बेसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वैसे आप ये भी लिख सकते हो, यहां से यहां तक लिख देना, क्योंकि पैराग्राफ से आंसर ढूंढना है, बट क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है लीगल परमिशन, जो है जो कि ट्रैवलिंग, स्टडिंग और बिजनेस के लिए हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो कौन सा लीगल परमिशन होता है? तो देखो यहाँ पर लिखा है वीजा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीजा। इसी करके इस आंसर में आप अगर ये आंसर लिख दोगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, यानी कि ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो पैराग्राफ हमें दिया गया है वो है बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर वाज बजट सेशन 2026 प्रेजेंटेड। तो किन्होंने 2026 का जो बजट है ना, वो प्रेजेंट किया था। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला, यहाँ पे आप जो है निर्मला सीतारमण, ठीक है, मिसेस लगा देना आगे। इसके बाद है बेटा कि who was the leader of the opposition in the लोक सभा लोअर हाउस ड्यूरिंग बजट सेशन 2026। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी। अगला देखो, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस बजट सेशन। इस बजट सेशन के दौरान कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर है कि नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टर लगा लेना। और हु वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग बजट सेशन 2026। तो कौन जो है इस टाइम पे होम मिनिस्टर थे? आंसर है मिस्टर अमित शाह। विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है वो कौन सा होता है? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। अगला है बाय विच प्रेसिडेंट वाज बजट 2026 पास्ड बाय साइनिंग। तो कौन से प्रेसिडेंट ने जो है इस पे जो है हस्ताक्षर किए थे? तो जो अभी की प्राइम मिनिस्टर है हमारी, उन्हीं का नाम लिखना है आपने, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास पार्ट डी से, ठीक है। इसमें जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। डिस्क्राइब एनी फोर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। तो 4 तरीके की इक्वालिटी के बारे में बताना है। तो सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल इक्वालिटी, ठीक है। तो बच्चा मैं आपको ना मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, आप उसको जो है वो मतलब इसमें कवर अप करना, बट पूरा आंसर जो है वो नहीं इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और आपने पूरे साल जो पढ़ाई की है आपने अपने हिसाब से आंसर्स याद किया है, ठीक है। तो इसमें जो 4 फॉर्म्स है वो है, सबसे पहला नेचुरल इक्वालिटी, यानी कि प्राकृतिक समानता। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सभी मनुष्य जो है वो जन्म से समान है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे तरीके की इक्वालिटी है सोशल इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक समानता, ठीक है, सोशल इक्वालिटी। अब इसका क्या मतलब है कि समाज में जो जाति है, धर्म है या वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को समान अवसर जो है वो मिलना चाहिए। तीसरे तरीके की इक्वालिटी है सिविल इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि नागरिक समानता। तो कानून की नजर में जो है वो जितने भी नागरिक हैं सब समान हैं, सभी को समान कानूनी सुरक्षा जो है वो मिलती है, ठीक है।
और चौथे तरीके की जो इक्वालिटी है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? राजनीतिक समानता। इसका मतलब है कि जो भी नागरिक है उनमें बिना किसी भेदभाव के वोट देने का उन्हें अधिकार होता है और इसके अलावा वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन एंड अ फॉरेनर। तो एक नागरिक और एक विदेशी, में क्या अंतर है वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है रेजिडेंस की, ठीक है, यानी कि निवास की। अब देखो इसमें क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जो एक नागरिक है यानी जो सिटीजन होता है वो उस देश का स्थायी निवासी होता है, मतलब वो वहीं पर रहता है। ठीक है, जबकि जो फॉरेनर होता है वो अस्थायी रूप से उस देश में जो है वो चाहे काम की तलाश में या घूमने की तलाश में आया होता है। तो ये परमानेंट रेजिडेंस होते हैं जो सिटीजन है, और फॉरेनर जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। अब देखो आप सबको पता है कि जो सिटीजन होते हैं उन्हें कुछ पॉलिटिकल अधिकार मिलते हैं। ठीक है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, है ना, जो कि फॉरेनर्स को नहीं मिलते। इसके बाद है देखो कि आप दूसरा पॉइंट है वो इसमें और क्या लिख सकते हो कि एक्सपल्जन यानी कि निकाला जाना। ठीक है, एक्सपल्जन, तो एक विदेशी को ना देश से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन एक जो सिटीजन होता है उसको अपने ही देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसके बाद है निष्ठा की बात कर सकते हैं जिसको कि हम लोग एलिगेंस भी कहते हैं। ठीक है, कि नागरिक जो है वो अपने देश के प्रति वफादार होता है, पर हमेशा नहीं होता, पर ठीक है कि नागरिक जो है वो अपने देश के प्रति वफादार होता है, जबकि विदेशी जो है वो जो उनका कंट्री है उसके प्रति वफादार होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक राइट्स क्या है और किसी 4 इकोनॉमिक राइट्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक राइट्स यानी कि जो हमारे पास आर्थिक अधिकार हैं वो अधिकार होते हैं जो कि एक व्यक्ति को अपनी इनकम यानी कि जो अपनी आजीविका कमाने और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन कौन से 4 राइट्स हैं हमारे पास? राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार। ठीक है, राइट टू वर्क, देखो हर व्यक्ति को ना अपनी योग्यता के अनुसार काम पाने का अधिकार जो है वो हमारा संविधान देता है। ठीक है, दूसरा है राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू फेयर वेजेस, इसका मतलब है उचित मजदूरी का अधिकार। देखो काम के बदले में सही वेतन मिलना ताकि व्यक्ति जो है वो अपना जो लाइफस्टाइल है या अपना जीवन स्तर है उसे सुधार सके, तो ये है राइट टू फेयर वेजेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो राइट टू रेस्ट या राइट टू लीजर। ठीक है, इसका मतलब होता है विश्राम का अधिकार, काम के घंटों के बाद जो है आराम और छुट्टियों का अधिकार जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा अधिकार है वो है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इसका मतलब है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो देखो जैसे बीमारी, बुढ़ापे या बेरोजगारी की स्थिति में जो स्टेट है यानी जो राज्य है ना, उनसे सहायता पाने का अधिकार होता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 4 विशेषताएं बतानी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है दोहरी कार्यपालिका यानी कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक नॉमिनल हेड होता है यानी कि नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति, और एक रियल हेड होता है यानी कि असली मुखिया होता है जैसे कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। दूसरा है क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप, तो इसमें जो है वो क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है यानी जो कार्यपालिका है और जो विधान पालिका है उनके बीच बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है, और तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं, ठीक है। और चौथा है लीडरशिप ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, ठीक है, लीडरशिप ऑफ पीएम। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य नेता और केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। अब देखो 4 पॉइंट बताने हैं, 4 फंक्शन बताने हैं एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, कार्यपालिका, जो कि कानून को बेसिकली लागू करवाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो एनफोर्सिंग लॉ, ठीक है, यानी कि कानून लागू करवाते हैं। तो संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को देश में लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो देश में शांति बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग पीस, मेंटेनिंग पीस, ठीक है, यानी कि देश के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, शांति बनाए रखना देश में। तीसरा हो जाएगा फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो है वो संधि और समझौता करना, ठीक है, जो ट्रीटीज होती है वो करना जो है एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और चौथा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि नीति निर्माण करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देश के विकास के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना जो है एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन का मेथड क्या होता है वो आपने बताना है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, यानी कि निर्वाचक मंडल होता है। और इसमें जो संसद के जो दोनों सदन है, ठीक है, उसके चुने हुए, यानी दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसके जो चुने हुए सदस्य हैं और इसके अलावा जो राज्यों के जो विधानसभाओं के सदस्य है यानी जो एमएलए होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उससे क्या समझते हैं। तो देखो ये जो प्रस्ताव होता है ना ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगर विपक्षी दल को ये लगे कि सरकार के पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं है यानी बहुमत नहीं है तो वो ये प्रस्ताव जो है वो लाते हैं। अगर ये पास हो जाए तो पूरी सरकार को, ठीक है, रिजाइन जो है वो करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि भारतीय संविधान ने दूसरे देशों के संविधान से क्या क्या उधार लिया है, ठीक है। तो देखो यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे। और इसके अलावा कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों पर कौन कौन सी रोक या सीमाएं होती हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो मौलिक अधिकार भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं होते। इमरजेंसी के टाइम पर यानी आपातकाल के समय कुछ अधिकारों को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देश की सुरक्षा, शांति और नैतिकता बनाए रखने के लिए सरकार जो है वो इन पर रोक लगाती है, ठीक है। और इसके अलावा देश की जो अखंडता को अगर जब खतरा लगता है जैसे वॉर वगैरह छिड़ जाए है ना उस समय पर भी जो है जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है उन पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद बेटा पार्ट ई स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है।
क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन आपने बतानी है, ठीक है, तो जो भी आपने याद किया है वो बताएं। और इसका स्कोप यानी कि ये किस क्षेत्रों में इसकी जो है वो कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है वो आपने बताना है, ठीक है, या इसका क्षेत्र क्या है वो बताना है। तो स्टेट का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई स्टेट का जो पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा वो देखा जाता है। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, है ना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उनके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं जैसे कि राइट्स हो गए या फ्रीडम हो गया, है ना, उनके बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, किसी कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि लिबर्टी, तो देखो जो आपको डेफिनेशन दी गई है ना, डेफिनेशन एक बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, किसने लिखी है वो भी याद कर लेना, ठीक है। लिबर्टी का डेफिनेशन लिखना है और इसके अलग अलग फॉर्म्स बताने हैं, यानी लिबर्टी कितने प्रकार के हैं वो बताने हैं। तो लिबर्टी जो है वो सबसे पहला है नेचुरल लिबर्टी, ठीक है। तो नेचुरल लिबर्टी क्या होती है? नेचुरल लिबर्टी होता है कि जो आजादी जो है वो मनुष्य को प्रकृति से मिली है, ठीक है। इसके बाद है सिविल लिबर्टी, यानी कि जो राज्य द्वारा कानून के माध्यम से जो है वो उसके नागरिकों को दी जाती है, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल लिबर्टी, जिसमें कि वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार होता है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक लिबर्टी, जिसमें कि हमने काफी सारे उसके जो लिबर्टीज है वो हमने स्टडी की थी, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि है हमारे पास गिव द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की परिभाषा देनी है और इसके जो 4 बेसिक एलिमेंट्स है वो आपने बताना है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रुथ, यानी कि सत्य, न्याय हमेशा जो है वो सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद है अगला एलिमेंट इसका इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि कानून के सामने सभी एक समान होने चाहिए। उसके बाद है लिबर्टी, ठीक है, यानी कि न्याय जो है वो तभी संभव है जब लोगों के पास अपनी बात कहने की आजादी हो। और इसके बाद है इम्पार्शियलिटी, यानी कि निष्पक्षता, ठीक है, इम्पार्शियलिटी। इसका मतलब क्या है कि न्याय करते समय किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि वो अमीर है या वो गरीब है तो किसी एक का फेवर नहीं लेना। जो मतलब कि कानून की जो मूर्ति होती है ना उसके ऊपर पट्टी बंधी होती है, मतलब उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो जो है अमीर है गरीब है, किस जाति का है किस धर्म का है, ठीक है, बस वो सबूतों के आधार पर जो है वो चलता है, ठीक है। इसके बाद जो है या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गिव द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन देनी है और उसके एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो स्टेट के जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है पॉपुलेशन, राज्य के लिए लोगों का होना अनिवार्य होता है, जरूरी है ये, है ना। उसके बाद है टेरिटरी, यानी कि राज्य की अपनी एक निश्चित सीमा या जमीन होती है, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि नियमों को लागू करने और शासन चलाने के लिए एक संस्था, ठीक है। और इसके अलावा सोवर्निटी, यानी कि संप्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी। तो देखो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब होता है कि राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले पूरी तरह जो है वो आजाद होकर ले सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पावर और फंक्शन बताने हैं सुप्रीम कोर्ट के डिटेल में। तो सबसे पहला जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच विवाद का सीधा फैसला जो है वो ये करते हैं। दूसरा है एप्टीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अपील का अधिकार, ठीक है। तो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है वो अपील जो है वो सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब अगर हाई कोर्ट के आप जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपना केस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा एडवाइजरी पावर होती है, ठीक है, एडवाइजरी पावर।
तो इसमें राष्ट्रपति को अगर किसी कानून विशेष पर जो है वो सलाह चाहिए होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक जो है उसके रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज कैन एन आइडियल सिटीजन हैव। तो एक जो है आदर्श नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, तो इसके लिए अपने देश के प्रति वफादारी और प्रेम होना चाहिए। फिर एजुकेशन यानी कि एक जागरूक नागरिक शिक्षित होना चाहिए ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके, ठीक है। तीसरा हो जाएगा लॉ अबाइडिंग, ठीक है, तो है लॉ अबाइडिंग यानी कि कानून का पालन। तो संविधान और देश के कानून का जो है, जो वहां के एक आइडियल सिटीजन है उनको सम्मान करना चाहिए, उसकी पालना जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। फिर कुछ सिविक सेंस नाम की भी चीज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सार्वजनिक संपत्ति है ना उसकी रक्षा करना और समाज के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी है जिसको कि फॉलो करना, ठीक है। और पांचवा क्या है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है। तो समय पर टैक्स भरना और सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।